नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में एक भीषण और महा घोटाला हुआ है। कोरोना काल के दौरान जब लोग जीवन के संकट से जूझ रहे हों, रोजी रोटी को मोहताज हों, लोग परेशान हों, बीमार हो रहे हों, अस्पताल पहुंच रहे हों, होम और क्वारंटाइन हो, आइसोलेशन में हो, अस्पतालों में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे हों, उस वक्त उत्तर प्रदेश में अफसरों ने मिलकर और तमाम घोटालेबाजों ने और नेताओं ने मिलकर एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया है। इस घोटाले का मैग्नीट्यूड उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा माना जाना चाहिए, क्योंकि इसने हर ग्राम पंचायत को उत्तर प्रदेश के हिट किया है। ये शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में खाद्यान्न घोटाले के बाद दूसरा सबसे बड़ा घोटाला होगा जिसका मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा है। यानी उत्तर प्रदेश की हर ग्राम पंचायत इससे प्रभावित है, उत्तर प्रदेश की हर नगर पंचायत इससे प्रभावित है, उत्तर प्रदेश का हर वार्ड इससे प्रभावित है, उत्तर प्रदेश के हर गाँव इससे प्रभावित हैं, उत्तर प्रदेश के हर नगर निगम, नगर पंचायत तक और नगर पालिकाएं तक इसमें सम्मिलित हैं। ये कोई सामान्य नहीं है, एक असाधारण किस्म का महापाप किया गया है और ये महापाप की परतें अब उघड़ने लगी हैं और स्वयं से रिपोर्ट्स बाहर आने लगी हैं। इसके लिए किसी को बहुत एफर्ट करने की, बहुत इन्वेस्टिगेशन करने की, बहुत जाने की ज़रूरत नहीं है, ये स्वयं अब सामने आने लगा है। और इंटरेस्टिंग और अच्छी बात क्या है कि विपक्ष के साथ साथ खुद भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, एमपी, पॉलिटिशियंस, नेता ये सब सामने लाने लगे हैं कि इसमें किस कदर पाप किया गया है, किस कदर भ्रष्टाचार किया गया है, किस कदर जनता की गाढ़ी कमाई जो उनके हित में लगनी थी, उनकी बीमारी को ठीक करने में लगनी थी, बहनों भाइयों, उसको लूटा गया है। इस लूट के पापी लोगों को चिन्हित किया जाना राष्ट्र हित में बहुत ही आवश्यक है और यही राष्ट्र धर्म है कि ऐसे महापापियों को चिन्हित करके बेनकाब किया जाए कि किन्होंने इस गंभीर मुसीबत काल में जब मदद करनी चाहिए तब आपको लूट लिया है। ये डकैती है, ये चोरी है, ये भ्रष्टाचार है, ये बेईमानी है और ये नीचता की पराकाष्ठा है जिसने भी इसे अंजाम दिया है। इसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे जब आप इसकी निंदा करेंगे। तो कल्पना करिए कि लोग मार्च से किस कदर परेशान हैं। करोड़ों लोग की नौकरी चली गई है, जीवन चले गए हैं, 75,000 से ज़्यादा हमारे भाई बहन भारत में मारे जा चुके हैं, लाखों एक्टिव केसेस हैं, लोग होम आइसोलेशन में, अस्पतालों में मर रहे हैं और आप इस दौरान घोटाला कर रहे हैं। थोड़ी सी शर्म नहीं आई, थोड़ी सी लज्जा नहीं आई, थोड़ी सी भी ग्लानि का अनुभव नहीं किया? मतलब नीचे गिरने की का भी कोई अंत है? इसकी भी कोई पराकाष्ठा है कि आप कितना नीचे जाओगे? मतलब क्या कफन भी नोच लोगे, उसको भी नहीं छोड़ोगे? पल्स ऑक्सीमीटर बहुत छोटा सा एक इक्विपमेंट होता है जिसको आप उंगली में फंसा के ये नाप सकते हैं कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल क्या है और आपकी पल्स रेट्स क्या हैं। छोटा सा इतना छोटा सा यंत्र होता है। और एक होता है कि नॉन कॉन्टैक्टेड इंफ्रारेड थर्मामीटर जो आपको बंदूक की तरह लगा के नापा जाता है, आपने देखा होगा। सैनिटाइजर, मास्क, एनालाइजर, इनको खरीदने में घोटाला, थर्मामीटर खरीदने में घोटाला। 900 रुपए का सामान 5,000 रुपए में, 2500 का सामान आप 10-10 हजार रुपए में खरीद रहे हैं। एक गांव में हो तो चलो ठीक है, उत्तर प्रदेश में 58,000 ग्राम पंचायतें हैं, 1100 से ज्यादा नगर निगम, नगर निकाय, नगर पंचायत हैं, वार्ड हैं। आप इस घोटाले का मैग्नीट्यूड समझे ना, क्या कितना बड़ा है। पंचायती राज विभाग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन, नगर विकास विभाग, ये सब कंसर्न डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने फंड सप्लाई किए हैं। और ये कोई छोटा मोटा नहीं, एक बहुत ही संगठित तरीके से अपराध कारित किया गया है। बहनों भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, मैं कुछ सवाल आज जेन्युइन क्वेश्चन रेज करना चाहता हूं। जब यह घोटाला हो रहा था, मार्च, अप्रैल, मई, जून में खरीदारी हो रही थी, उस वक्त उत्तर प्रदेश की लखनऊ में बैठी सरकार क्या कर रही थी? क्या कोई गाइडलाइन जारी की गई? सवाल नंबर 1, खरीद कैसे की जाएगी? जब उत्तर प्रदेश के 58,000 ग्राम पंचायतों में खरीद होनी है तो इसके लिए क्या कोई गाइडलाइन जारी की गई? अगर की गई, सार्वजनिक की जाए। पहला सवाल। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो जून लास्ट वीक में जो पंचायती राज विभाग ने ऑर्डर जारी किए, उसमें रेट, मेक, ब्रांड, क्वालिटीज का जिक्र क्यों नहीं किया गया? मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, नगर विकास, चिकित्सा शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की क्या जिम्मेदारी थी? प्रिक्योरमेंट की क्या पॉलिसी अपनाई गई जिला स्तर पर? हर जिले पर प्रिक्योरमेंट को लेकर एक कमेटी फॉर्म की जाती है। उस कमेटी ने किन नॉर्म्स का पालन किया अथवा नहीं किया? भारत सरकार और केंद्र और राज्य सरकार के पास मेडिकल सप्लाई के कारपोरेशंस हैं, उनकी एक रेट लिस्ट है। क्या उन रेट लिस्ट के साथ पत्राचार करके पूछा कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न
डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स ने कि हमें किस रेट पे खरीदना है? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, कुछ ही कंपनियों से पूरे जिले में खरीद, क्या यह संगठित अपराध, संगठित भ्रष्टाचार नहीं है? एक कंपनी जो चाय की दुकान में है, एक कंपनी जो इंटर कॉलेज में चलती है, इंटर कॉलेज भी एग्जिस्ट नहीं करता है, कंस्ट्रक्शन की कंपनी, रोड बनाने की कंपनी, फूड सप्लाई की कंपनी, तेल बनाने की कंपनी, ये सब इंफ्रारेड स्कैनर सप्लाई कर रहे थे। कल बनाई कंपनी, आज से सप्लाई शुरू। 10-10 हजार के इंफ्रारेड खरीदे जा रहे हैं, वो भी एक गांव में। मतलब कोई इसकी सीमा है? अधिकारियों की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय होनी चाहिए शासन स्तर पर? जब इतनी मैसिव परचेज चल रही थी पूरे उत्तर प्रदेश में, इसकी प्रॉपर गाइडलाइन क्यों नहीं बनाई गई? तो क्यों ना यह माना जाए कि लखनऊ में बैठे अधिकारियों ने इस भ्रष्टाचार में हिस्सेदारी की? उनके रोल निर्धारित किए जाने चाहिए और इस बात को भी सार्वजनिक किया जाए कि शासन स्तर पर किस दिन, किस महीने इन सामानों के प्रोक्योरमेंट का शासनादेश रेट्स के साथ जिलों में भेजा गया। जिलाधिकारियों ने अपने स्तर पर कोई प्रोक्योरमेंट कमेटी बनाई तो अप्रूवल किसकी ली, रेट्स किसके लिए? यह इंपॉर्टेंट बात है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। और उन जिलाधिकारियों को चिन्हित किया जाए जिन्होंने डीपीआरओ के माध्यम से प्रधानों के सिर पे बंदूक लटका के, तलवार लटका के पेमेंट्स कराए। किसकी दिलचस्पी थी? किस जिले में क्या रेट होगा? कोई मतलब अनार्की नहीं है ना, सिस्टम काम करना चाहिए। सिस्टम ने क्यों नहीं काम किया? किस बात की रिव्यू मीटिंग्स होती थी? और अगर वो शासनादेश हैं तो दिखाए जाएं। यह कोई सामान्य किस्म का किया जाने वाला भ्रष्टाचार नहीं है, यह संगठित, ऑर्गेनाइज्ड, प्राइवेट और सरकारी सेक्टर द्वारा मिलकर किया गया महाघोटाला है। बहराइच में वही इंफ्रारेड मार्च के महीने में जब कोरोना पैंडेमिक आया था, शुरू हुआ था, 2500 रुपए में खरीदा गया था, 2500। कई जनपद ऐसे हैं बहनों भाइयों जहां 10-10, 12-12 हजार रुपए के ही आइटम खरीदा गया। एक जिले में 2500, एक जिले में, एक गांव में 10,000 रुपये। कोई सिमिलैरिटी है? चलो 2500, 2600, 2800 ले लो, पर एक 2500 खरीदा जा रहा है, दूसरा 10,000 का खरीदा जा रहा है। और ये तो हुई गांव तक की बात। अब आ जाइए, घपले घोटाले के इतने कागजात हैं कि आप देखते देखते हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये इतने पेपर हैं, क्या इन पेपर्स को एसआईटी देखना पसंद करेगी? ये घपले और घोटाले के कागजात हैं और ऐसी 20 फाइलें हैं मेरे पास जहां घपले घोटाले भरे पड़े हैं। और ये मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन है। इस मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन ने इंफ्रारेड थर्मल स्कैनर्स 5200-5300 रुपए में खरीदे हैं। जिले में बहराइच में 2500 में खरीद रहा है वहां का कलेक्टर और सीएमओ, और मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन उसी को 5200-5300 रुपए में खरीद रही है। ये कागज है। अब इसका कोई जवाब है? ये तो लखनऊ में बैठा है। ये मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन चिकित्सा उपकरण खरीदने की उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी सरकारी संस्था है। एक आईएएस इसकी हेड है और वो सप्लाई की ये हालत है। पल्स ऑक्सीमीटर जो 700-800 रुपए का है, वो 1400, 1500, 1300 के रेट पे खरीदा गया। खूब मनमानी हुई है। इन सबकी क्या जांच होगी? अगर जांच होगी तो बहुत बड़े बड़े चेहरे बहनों भाइयों बेनकाब होंगे, नंगे हो जाएंगे, उनके चेहरे से नकाब उतर जाएगा। संगठित लूट, डाका, भ्रष्टाचार, बेईमानी, चोरी की गई है जनता के टैक्स पे और इसका हिसाब पूछा जाना चाहिए। आज आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए, फिर एक डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। 65 जिलों में यह घोटाला हुआ। ऑक्सीमीटर की खरीद में घोटाला, थर्मोमीटर की खरीद में घोटाला, हेमाटोलॉजी एनालाइजर खरीद में घोटाला, पीपीई किट में घोटाला, टूथपेस्ट खरीदने में घोटाला, ब्रश खरीदने में घोटाला। यानी ये सरकार घोटालों की सरकार बन गई है और योगी सरकार ने कांग्रेस को भी घोटालों और भ्रष्टाचार में पीछे छोड़ दिया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की संस्था है जिसके माध्यम से चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति की जाती है। इसने ऑनलाइन जो ऑक्सीमीटर 1800 रुपए का मिलता है, वो ऑक्सीमीटर 1300 कुछ रुपए में खरीदा है। जो थर्मोमीटर ऑनलाइन 1800 रुपए में मिलता है, वो थर्मोमीटर इस कॉरपोरेशन ने, मेडिकल सप्लाईज के कॉरपोरेशन ने
5200 रुपए में खरीदा है, 5200 रुपए में, जिसमें योगी जी के करीबी अफसर वहां के डायरेक्टर हैं, उनके माध्यम से जो सप्लाई हुई है वो भी 300-400 गुना भ्रष्टाचार पर हुई है। योगी सरकार इस घोटाले में, इस भ्रष्टाचार में ऊपर से लेकर नीचे तक शामिल है और इसमें सीबीआई की जांच के बगैर, हाई कोर्ट की एसआईटी बनाए बगैर, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की एसआईटी बनाए बगैर भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई नहीं हो सकती, उन पे एफआईआर और जेल जाने की, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। इसलिए हम लोग फिर से अपनी मांग दोहरा रहे हैं कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी की जाए। तो आप समझ सकते हैं कि इस घोटाले का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा और भीषण घोटाला कारित किया गया है, वो भी इस महामारी के दौरान जब लोग बेहाल हों, लोग परेशान हों, पाई पाई को मोहताज हों, जनता अपना टैक्स न भर पा रही हो समय से, लोगों के पास खाने पीने का संकट हो, रोजगार चला गया हो, काम धंधा चला गया हो, लेकिन भ्रष्ट और बेईमानों ने इसमें भी आपदा में भयानक अवसर ढूंढ लिया और आपको लूट लिया। हरीशचंद्र श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, डीके गुप्ता निदेशक हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के, डॉक्टर डीके गुप्ता नोएडा से मेरे साथ हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, वैभव महेश्वरी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, और मैंने दीपक सिंघल जी को इनवाइट किया है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ। मुझे ये पूछते हुए भी शर्म आ रही है कि आप लोगों की सरकार में इस तरह की घटना हो गई, इतना बड़ा घोटाला, वो भी कोरोना काल में, जब लोगों को मदद की आवश्यकता है, जब लोगों को रोजी रोटी की ज़रूरत है, जब लोगों के इलाज की ज़रूरत है, उस वक्त आपकी सरकार में आपके ही बैठे हुए लोगों ने इतना बड़ा कांड कर दिया, इतनी बड़ी चोरी बेईमानी कर ली। इनको तो जेल होनी चाहिए हरीश जी, कायदे से। नहीं, निश्चित रूप से एक गंभीर मसला है, जैसा पूरा प्रकरण आपने अपने प्रोमो में बताया, ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही एसआईटी इस पे गठित की है। रेणुका कुमार जी जो अपर मुख्य सचिव हैं वो हेड कर रही हैं। 10 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी जांच रिपोर्ट देने को कहा है और ये सारे बिंदु जो आपने इसमें जो सवाल खड़े किए हैं, उन सारे सवालों का जवाब इस जांच रिपोर्ट के बाद मिलेगा और कोई कलेक्टर हो, कोई संबंधित अधिकारी हो, वो दंडित होने से नहीं बचेगा। योगी जी की सरकार में किसी को जिसने गलती की उसको कोई छूट नहीं। सर, ये योगी जी की ही सरकार है जिसमें इतना भयानक घोटाला हो गया। आप रोज दिन में 3 बार लखनऊ में मीटिंग करते हैं, नोडल के ऊपर नोडल बिठाते हैं, फिर उसके बाद मिनिस्टर्स को भी आप लोगों ने लगाया, जिलों में कमिश्नर्स को भी लगाया, एडिशनल यहाँ से आपने आईएएस ऑफिसर्स भी भेजे। जब इतने लेवल की आपकी मॉनिटरिंग थी तो क्या ये सब झक मार रहे थे हरीश जी? नहीं, ये सारी बातें तो जांच के बाद पता लगेंगी कि किस लेवल पे ये कॉन्स्पिरेसी हुई और कौन कौन अधिकारी और कौन लोग शामिल हैं इसमें। लेकिन निश्चित रूप से ये जो जिस तरह से आपने बताया, अगर ये बातें हरीश जी आपको भी बड़ा हैरानी होगी और मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर दूंगा प्रोग्राम के बाद। ये बहराइच का मेरे पास एक खरीद का पत्र है और दूसरा उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन, यूपी सरकार की संस्था है। बहराइच का सीएमओ 2500 रुपए का थर्मामीटर खरीदता है और सेम मेक सेम मॉडल सप्लाई कारपोरेशन 5200 रुपए में खरीदता है, 5208 रुपए में। नहीं, निश्चित रूप से बहुत ही आश्चर्यजनक है और बहुत पीड़ा देने वाली भी बात है कि ये अधिकारियों की ग्रीड कहाँ ले जाएगी इस देश प्रदेश को। जी। कि जब इस महामारी हो, इस महामारी का संकट हो, जब लोग पीड़ित लोगों के लिए डोनेट कर रहे हो जी, उस समय ये अधिकारी जिनको सारी सरकारी सुविधाएं मिली होती हैं जी, उसमें भी ये अगर कमीशन बाजी कर रहे हैं। हरीश जी, जनता ने तो आपको वोट दिया है, कोई चीफ सेक्रेटरी को या डीएम को वोट थोड़ी दिया है। नहीं, निश्चित रूप से हम उसको ओन कर रहे हैं और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हमारे लबुआ के विधायक ने सवाल खड़ा किया तो उन्होंने तत्काल इस पे जांच के आदेश किए। पार्टी की छवि खराब हुई इससे हरीश जी। नहीं, देखिए एक चीज मैं बताऊं, आप ये कहते थे, नारा देते थे, अब की बार न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार क्या हुआ वैभव जी, फलाने की सरकार। नहीं, तो इस बार तो आप गुंडा राज रोक नहीं पा रहे हैं, भ्रष्टाचार भयानक है। ब्रजेश जी,
हमारी सरकार में 800 आप से यहाँ ज्यादा सरकारी अधिकारी बिल- नो नो की प्लीज, जवाब पहले दो। राउंड में कोई नहीं बोलेगा, पहले राउंड में नो इंटरप्शन प्लीज। 800 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों को हमारी सरकार ने घर भेजा, उनकी छुट्टी की, और डीएम, एसपी ऐसे अधिकारियों को भी सस्पेंड किया, डीआईजी को सस्पेंड करेक्ट किया। बात है, बहुत अच्छी बात है, तो वेरी जो भी गुड, दोषी पाए आई गए, अप्रिशिएट। पर क्या ये उनको- मानते हैं कि ये घोटाला कलंक है? बिल्कुल कलंक है। ओके, अगर वैभव जिन महेश्वरी, आम अधिकारी आदमी पार्टी के कर्मचारी स्पोक्स पर्सन, ये इन्हीं की बिल्कुल- पार्टी ने इस मुद्दे को पहले उठाया और लगातार 3-4 दिन से संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लखनऊ में कर रहे हैं। भाई वैभव महेश्वरी, ये मुझे आप बताइए कि अगर आपके पास वाकई में लिखित सबूत हैं, आपके पास साक्ष्य हैं, कुछ मेरे पास भी वैसे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि इस घोटाले को किस तरह से अंजाम दिया गया? आपके पास इसके एविडेंस हैं? ब्रिजेश जी, धन्यवाद कि आप इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं और किसी चैनल नहीं, पर मैं मुद्दे फिर कह नहीं रहा दिखाई पड़ हूं रहे ना, हैं। इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इस मुद्दे को लॉजिकल एंड तक पहुंचाकर ही मानूंगा। आज किसी जानकार से बात हो रही थी, मैं आपको समाज में किस तरह से बातें की जाती हैं उस पर एक घटना बता रहा हूं। किसी से बात हो रही थी तो कहते थे कि हर आदमी अपने बच्चों को या अपने आने वाली पीढ़ी को हिसाब देता है कि उसने पैसे कैसे कमाए, उसने किस तरीके से अपने जीवन को जिया। तो ये जो अधिकारी हैं जो 200 रुपए का सामान 500 रुपए में, 500 का सामान 3000 में खरीदते हैं, आगे चल के जब इनके घर वाले ये पूछेंगे कि आपने ये पैसे कैसे कमाए, ये जवाब क्या देंगे? सर ये बोलेंगे कि जब दुनिया में एक ऐसी महामारी आई, जब लोग मर रहे थे, लाशें बिछ रही थी, तो उनके लिए जो मदद की सामग्री आई, उनके इलाज के लिए जो सामग्री आई, हमने उसमें से पैसे बनाए। क्या जवाब देंगे अपनी पीढ़ी को, क्या जवाब देंगे अपने ऊपर वाले को? ये ऐसा घोटाला है, कफन नोच के खाया, ये बात सही कह रहे हैं आप। तो सबूत सब आपके सामने है, आप अभी कागज दिखा रहे थे, मेरे भी मोबाइल में सब कुछ है, दोबारा रिपीट करने से फायदा नहीं है। लेकिन पर आप ये क्यों बार बार आरोप लगाते हैं कि योगी राज सरकार ने ये किया? हो सकता है कुछ अफसरों ने किया हो। सर, मैं अपने घर के बाहर एक चौकीदार रखूं जो कि बहुत ईमानदार हो, ठीक है, और उसके बाद 10 आदमी आके मेरा घर लूट के ले जाएं, और फिर चौकीदार से पूछूं लूट कैसे हुई, कहेगा मैं ईमानदार हूं, मैंने 1 रुपया नहीं लिया, मैं हिस्सेदार नहीं हूं। ये घटना बिल्कुल वैसी है, एक आदमी की ईमानदारी का ढोल पीटा जाता है और उसका पूरा का पूरा नीचे का अमला जो है वो प्रदेश को लूट के खोखला करके रख देता है। ये ऐसा हो रहा है, और खोखला भी कब करके रख देता है? जब जनता मर क्या रही ये है। ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करप्शन किया गया? बहुत ऑर्गेनाइज। अब तो ये इतना आज का जो मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन, सप्लाई कॉर्पोरेशन है, ये जो खरीद ऑर्गेनाइजेशन, ये इन्होंने बताया जिलों को कि आप लोग 2500 रुपए में जो खरीद रहे हो, हम आपके गुरु हैं, हम ऊपर बैठे हैं, लखनऊ वाले हैं, हमारा हिस्सा ज्यादा है, हम 5500 रुपए में खरीदेंगे। इन्होंने एक मुझे तो ये मिसाल पेश सुरेंद्र की। राजपूत जी बता रहे थे कि कोई आईएएस हैं जो इसकी हेड हैं सप्लाई कॉर्पोरेशन की। आप जी, देखिए, वैभव बोलिए आप। ये मिसाल पेश की है इन्होंने। 11 आदमी मुख्यमंत्री जी की कमेटी में है, ये क्या करते क्या है? हम 11 अगर 10वीं पास बच्चों को बिठा दें, इससे ज्यादा अच्छा कंट्रोल करके दिखा देंगे। मैं आपको दावा करके कह सकता हूं, इसी प्रदेश के बच्चे इतने होनहार हैं। ये 11 लोग बैठकर क्या कर रहे हैं? आपको ये पता नहीं, जो आइटम 500 रुपए में वेबसाइट पर सामने दिखाई पड़ रहा है, आप 11 लोग किस तरह से एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। Okay. मुख्यमंत्री जी को आप आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि ये आइटम तो 3000 आप क्या चाहते हैं? एसआईटी तो बैठ गई, आप क्या चाहते हो? मिलकर घोटाला किया, मिलकर एसआईटी बनाई, ये सुपरमैन इन्वेस्टिगेशन कमेटी होगी जो 3 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर हजारों लाखों गांवों में जाकर ये पता लगा लेगी घोटाला कैसे हुआ। इस बात पर तो कोई भगवान ही विश्वास कर सकता ओके, है। मनोज काका, हमें आप विश्वास मुझे नहीं। बताइए, आज समाजवादी पार्टी को पता चला कि कोरोना का कोई घोटाला हुआ है खरीद में। आज आप लोग को पता चला क्या? आप नहीं, लोग आज राजभवन गए थे? समाजवादी पार्टी कोरोना में घोटाला को लेकर के और जो कोविड सेंटर हैं उसके कुव्यवस्था, कुप्रबंधन को लेकर के शुरू से सवाल उठाती रही है। हो सकता है कि उसका पटल छोटा रहा हो, लेकिन इनको, हरीश भाई को मैं ये कहना चाहूंगा, हरीश भाई का इनके पूरी पार्टी का कमोबेश यही हालात है कि जो डलहौजी ना कर पाया वो हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दोगे तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। अगर उन कंपनियों की जांच हो जाए जिन इंस्ट्रूमेंट की कीमत 2800 रुपये अगर सरकार ने निर्धारित की, बाराबंकी में वही 11,000 का मिला, प्रतापगढ़ में 12,500 का मिला, बिजनौर में 13,500 का मिला, झांसी में 8500 का मिला, सहारनपुर में 5,000 का मिला, गाजीपुर में 5800 का मिला, और यहां तक सर कि हमारे जनपद चंदौली में भी 5-5 हजार का मिला। मैं हरीश जी से यह पूछना चाहूंगा, क्या चाहते हो आप? जब आपके विधायक ने सवाल उठाया तब आप जागे,
और आपकी 11 सदस्यीय जो टीम है वो क्या कर रही थी, आपके मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे, आपके डीजी हेल्थ क्या कर रहे थे। इसमें जिम्मेदारी किसकी तय की जाए? या आप इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जब सारी चीज लुट जाएगी, जब गरीब मार दिए जाएंगे, जब कोरोना रोज 7,000 से 8,000 उत्तर प्रदेश में आने लगेगा, तब हम अपना सरकारी बिलाप रोएंगे और माननीय योगी जी को साफ पाक बताते हुए अधिकारियों पे सारा सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस के एक बात सर खत्म करना चाहूंगा। हाँ, खत्म अगर करिए। उन कंपनियों की जांच हो जाए, मैं दावे से कह सकता हूं कि वो सारी कंपनियां जिन्होंने सप्लाई की है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की निकलेगी। ऑलराइट, सुरेंद्र राजपूत जी मेडिकल के मामले के काफी एक्सपर्ट भी हैं और इत्तेफाक से कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। भाई मुझे एक बात बताइए, आपकी ये 700-800 का माल 5200-5300 में सुरेंद्र जी खरीदा गया, मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन खुद इसमें रिस्पॉन्सिबल है। मेरे पास जो कागज है वो बता रहा है कि थर्मल स्कैनर, नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मल स्कैनर, ये 5200 रुपये में मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन खरीदता है। और वहीं सीएमओ बहराइच में, तो इसको अप्रिशिएट करता हूँ इस सीएमओ को कि इसने आदमी ने 2500 रुपये में खरीदे, सेम मेक, सेम मॉडल, सेम ब्रांड। अंतर देखिए, मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन अप्रैल में 29 अप्रैल को खरीदता है और ये व्यक्ति सीएमओ बहराइच ये मार्च महीने में 2500 रुपये में यही चीज़ खरीदता है। ये तो घोटाला बहुत बड़ा है। दूसरा सवाल इसमें निहित है कि जब आप कोई एसआईटी बनाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसकी एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बिना एफआईआर दर्ज किए कोई इन्वेस्टिगेशन होती नहीं है। 3 आईएएस अफसर इसमें क्या कर लेंगे? सुरेंद्र जी, गो अहेड। ब्रजेश भाई, पहले तो मैं आपको बधाई दूं कि आपने कंगना को छोड़ करके घोटाले को पकड़ा। अब आप आइए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कि रेन कोट पहन करके नहाते हैं मनमोहन सिंह जी, तो आज ये बात स्पष्ट हो गई है कि रेन कोट पहन करके प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नहा रहे हैं और रेन कोट ही पहन करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी नहा रहे हैं और कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं। इनके पूरी सरकार में इन लोगों ने घोटाला कराया ही इसलिए है कि अपने कार्यकर्ता को, आखिरी कार्यकर्ता भाजपा का जो नेता है गांव में, उसको कहीं ना कहीं कुछ ये तो नया एंगल लेके आए हैं। इस चीज को बहुत आप स्पष्ट समझिए कि इसमें अधिकारियों को तो आप डाल देंगे, अधिकारियों को आप चिन्हित कर देंगे, लेकिन उन लोगों को आप चिन्हित नहीं करेंगे जिन लोगों के टेलीफोन से, जिन लोगों को ये सप्लाईज मिली है और जिन लोगों को ये पेमेंट हो रहे हैं, वो लोग कौन हैं। बाकी सारी बातें तो आपने कह दी, कुछ बातें आप पार्टी वालों ने कह दी, कुछ बातें समाजवादी पार्टी वालों ने कह दी, उसको दोहराने से लाभ नहीं है ब्रजेश भाई। लेकिन एक चीज तय है, जान लीजिए कि बगैर राजनीतिक नेतृत्व के संरक्षण के 1 नए रुपए का भी घोटाला नहीं हो सकता है। और ये घोटाले की जो इंटेंसिटी है वो स्पष्ट कर रही है कि इन लोगों ने गांव-गांव में घोटाले अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए किए। इसलिए ये जो एसआईटी इन्होंने गठित की है ना, ये एसआईटी गठित ही इसीलिए की है कि 10 दिन में आप भूल जाइए और बाकी सब लोग भी भूल जाए। नहीं, भूलेंगे नहीं, आप चिंता मत करो। और आप तो पूरे जहन्नुम तक इस घोटाले का पीछा करूंगा, वादा आपसे करता हूं। मैं आपको जनता से वादा करता हूं, जहन्नुम तक पीछा करेंगे, जहन्नुम तक पीछा करेंगे, जहन्नुम तक। सर सुनिए तो, बिल्कुल मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, 2017 से लेकर के आदरणीय हरीश जी के सम्मुख में एक बात रखता हूं कि कितनी एसआईटी का गठन हुआ और कितनी एसआईटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई। ओके, ऑलराइट। मेरे ख्याल से 1 सैकड़ा से ऊपर एसआईटी गठित हो चुकी है। मैं दीपक सिंघल जी को आमंत्रित करता हूं। 1 सैकड़ा से ऊपर। ऑलराइट। और कितनी एसआईटी पर कार्रवाई हुई। ये मूल रूप से क्या है ये लोग कि हेडलाइन मैनेजमेंट, आंकड़ा मैनेजमेंट और झूठ मैनेजमेंट करते हैं। ओके, दीपक सिंघल जी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं। ये बेहतर व्यक्ति हैं जो बताएंगे कि शासन स्तर पर क्या होना चाहिए था, एक्चुअल में क्या गड़बड़ी हुई। दीपक जी, बहुत स्वागत आपका। आप पिछले 3-4 दिनों से इस घोटाले की गूंज सुन रहे हैं। शासन स्तर पर क्या लापरवाही हुई, शासन स्तर पर क्या मिलीभगत हुई, खरीद के लिए क्या दिशा निर्देश शासन स्तर पर पंचायती राज, नगर विकास, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग से जाने थे, चीफ सेक्रेटरी को करने थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ। आपका अनुभव क्या कहता है कि गड़बड़ी का स्तर क्या है, कितना व्यापक है और कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए? ब्रजेश जी, देखिए, अभी मैं आपकी चर्चा सुन रहा था, आपने कुछ आंकड़े दिए बहराइच से लेकर और स्टेट हेडक्वार्टर्स तक के। मैं आपसे 2 चीज़ निवेदन करूंगा कि सबसे पहले चीज़ तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जितना भी आपका इस समय इन्फॉर्मेशन है,
गवर्नमेंट को अपने हाईएस्ट लेवल की क्रेडिबिलिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर चीज़ को सार्वजनिक करना होगा। सार्वजनिक करने के लिए हर जिले में कौन सा मटेरियल किससे खरीदा गया, सप्लायर कौन है, क्या वो मैन्युफैक्चरर है, जैसे आपने बताया कोई सीमेंट की दुकान का बात आ रही है, कोई आदमी यहाँ का सप्लायर, कोई वहाँ का सप्लायर है, तो जितना जल्दी ये तो आज के युग में कल के सुबह के अखबारों में भी आ सकता है कि साहब इस जिलों में इन जगहों पर इन लोगों ने सप्लाई किया है, कितने मटेरियल में किया है, क्या काम किया है, जिससे पूरा स्टेट का पिक्चर सबके पब्लिक के सामने आ जाए। तो क्योंकि ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि यदि अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो खाली ये तो मैं नहीं मान सकता कि किसी भी तरह पे किसी खाली अफसरशाही एक टॉप ऑफिसर इसके लिए, मैं हमेशा से इस बात को कहता हूँ कि कटिंग एज लेवल के बिना जब तक कटिंग एज लेवल और पूरा सिस्टम इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था फेल नहीं होती है। और अगर ये कोरोना के टाइम पे ऐसा हुआ है जो आपने आंकड़े दिए हैं, मैंने इसके कागज स्वयं नहीं देखे हैं इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको कुछ घटनाक्रम बताना चाहता हूँ, कोई भी चीज कुछ घटनाक्रम बताना चाहता हूँ। पंचायती राज जब इतनी मैसिव स्केल पे परचेज हो रही है इंफ्रारेड थर्मामीटर की और पल्स ऑक्सीमीटर की सिंगल साहब, तो क्या आपको नहीं लगता, आप तो चीफ सेक्रेटरी रहे हो ना, इसकी एक प्रॉपर गाइडलाइन तो होनी चाहिए ना। जब आप इतने मैसिव स्केल पे परचेज करने जा रहे हैं तो एक गाइडलाइन तो होनी चाहिए थी ना। और आपको पता है पहली गाइडलाइन कब आई इसकी, वो भी बिना रेट, बिना मेक, बिना ब्रांड के, 23 जून 2020 को। और पैंडेमिक कब से शुरू हुआ, मार्च 3rd वीक से। और आप गाइडलाइन कब जारी कर रहे हैं, 23 जून को, और उसमें भी रेट शामिल नहीं है, ब्रांड शामिल नहीं है, मेक शामिल नहीं है। कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई इसके लिए? ये तो आपने लूट के लिए मैदान छोड़ दिया कि जाओ और लूट लो। देखिए ब्रजेश जी, मैं आपसे कैसे कह रहा हूं कि ये कोई ऐसा नहीं है कि फावड़ा खरीद रहे हैं, हंसियां खरीद रहे हैं, कहीं से भी जाके किसी दुकानदार से खरीद लाओ। ये सारे के सारे मटेरियल मेडिकल मटेरियल्स हैं और इसके अंदर ये प्री कंडीशन तो हमेशा होनी चाहिए कि मैन्युफैक्चरर शुड बी ए सप्लायर। जैसे ही मैन्युफैक्चरर को सप्लायर में लाते हैं तो इस सिचुएशन को काफ़ी कुछ अपने आप काफ़ी हद तक इस पर संयम हो सकता है, क्योंकि बीच के जो लोग बिचौलिए पैदा होते हैं, जो सरकार के किसी भी लेवल पे काम करते हैं, हर सरकारों में जो काम करते हैं, जो कभी कभी राजनीतिक संरक्षण भी पाते हैं, तो वो संरक्षण पाने वाले लोग ही ये सब कठिनाइयाँ पैदा कराते हैं। और इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि जब तक कि स्थानीय स्तर पे अगर ये फैक्ट निकलता है कोई चीज़ एडिशनल घोटाला जहाँ पर होता है, तो उसमें लोकल लेवल पे एक राजनीतिक खाली अधिकारी को ब्लेम करना से संभव नहीं है। जब तक संयुक्त रूप से सिस्टम नहीं बनता है तब तक वो कहीं पर भी इस तरह का मैं आपसे जानना चाहता हूं कि शासन स्तर पर और जिला स्तर पर प्रोक्योरमेंट्स के क्या नॉर्म्स होते हैं? मैन्युफैक्चरर से हुआ है या मैन्युफैक्चरर से हुआ है? देखिए, प्रोक्योरमेंट के नॉर्म्स जो है फाइनेंशियल हैंडबुक्स में प्रिस्क्राइब्ड हैं। हर फाइनेंस डिपार्टमेंट इसकी गाइडलाइंस इशू करता है, और अगर मान लीजिए इतने बड़ा फाइनेंशियल अलॉटमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है जहां पे, तो उसका प्रशासनिक विभाग की ये जिम्मेदारी है कि उसकी गाइडलाइंस वो इशू करे, जिससे कि जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उस गाइडलाइंस का फॉलो अप करें। अब जैसे आप बता रहे हैं कोई गाइडलाइंस इशूड ही नहीं है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण अगर गाइडलाइंस इशूड नहीं है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, मेरे पास कोई भी नीचे लेवल मेरे पास दस्तावेज मौजूद हैं जो बताते हैं कि पहली गाइडलाइन, फर्स्ट गाइडलाइन 23 जून 2020 को आई। उसमें भी पंचायती राज विभाग ने मेक, ब्रांड और रेट तय नहीं किए। सिंपल सा एक लेटर केवल भेज दिया था, खरीद सकते हैं। यानी आपने लूट की संभावनाओं का एक विस्तृत मैदान दे दिया। ये मेरे पास पत्र है, इसमें लिखा हुआ है 23 जून को पहली गाइडलाइन जारी हुई। पैंडेमिक कब आया, संपूर्ण लॉकडाउन कब हुआ, और गाइडलाइन कब जारी हुई? सर, मैं ब्रजेश जी आपसे ये कह रहा हूं, सिर्फ निवेदन कर रहा हूं कि सबसे पहले ये जैसे एसआईटी गठन की बात हुई है, सबसे पहले हर जिले में ये सूचना सार्वजनिक होना नितांत अनिवार्य है कि कितने रुपए में कहां सामान कौन सा खरीदा गया और किससे खरीदा गया है, सप्लायर कौन है, वो सप्लायर का नेक्सस किसी लोकल आदमी से है या नहीं है। तो ये सब चीजें, जैसे कभी एक हमारे साथी कह रहे थे यहाँ पे कि साहब ये तो टेलीफोन सीडीआर कॉल से निकल जाएगा उनकी, कि जिस अधिकारी ने खरीदा है उसके अगर पिछले 2 महीने के सीडीआर कॉल्स निकाल के देख लें। तो ये एसआईटी करने के लिए साथ में कोई 2-3 ऑफिसर्स ऐसे जो टेक्निकली साउंड हो पुलिस डिपार्टमेंट के, उनको भी कॉपरेट करने के लिए लगा दिया जाएगा। तो ये सब चीजें निकलना कोई मुश्किल नहीं है। 10-12 टेस्ट केस से सीडीआर से निकल जाएगा, किसने उसको किया, कॉल किया, कितने भुगतान के लिए फोन किया, ये सब आंकड़े निकलना तो बहुत आसान काम होता है। लेकिन सबसे पहले तो जो शंका पैदा हो गई, मेरा निवेदन है सबसे पहले ये सूचना सार्वजनिक हो। ये जिलेवार सूचना विभाग का दायित्व है कि सूचना सार्वजनिक हो कि कहां लिया गया, किससे लिया गया,
कितने में लिया गया और कितने अमाउंट का लिया गया। All right. तो जैसे ही सूचना सार्वजनिक हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये लोग बाग निकल के बताने लगेंगे। ऑलराइट, डॉक्टर डीके गुप्ता को मैं इस डिबेट में आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, आप मुझे बताइए कि इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर किस रेट पे मार्केट में मिल रहा है सर? तो चूंकि पल्स ऑक्सीमीटर और जो इंफ्रारेड थर्मामीटर हैं ये हम लोग इंपोर्ट करते हैं, नॉर्मली इंपोर्ट चाइना से हो रहा था, तो रेट इनके काफ़ी नॉर्मली कम होते हैं। जो अगर हम बात करें पल्स ऑक्सीमीटर की तो 1000 से 1200 रुपये में अच्छा ठीक ठाक पल्स ऑक्सीमीटर मिल जाता है। अगर थोड़ा और क्वालिटी में जाएंगे, FDA अप्रूवल जाएंगे, कुछ ऐसे देखेंगे तो हो सकता है 1500-2000 के बीच में अच्छे थर्मामीटर पल्स ऑक्सीमीटर मिल जाते हैं। और जो इंफ्रारेड थर्मामीटर हैं, जो इंफ्रारेड की बात कर रहे हैं, वो तो हमें 2000 से लेकर 2500-3000 मैक्सिमम रेट में अच्छे मिल जाते हैं। बट उस समय जो बात कर रहे हो पैंडेमिक के टाइम में क्या हुआ था, इनकी शॉर्टेज हो गई थी। जो सप्लायर थे उन्होंने अपना जो सामान था वो होल्ड कर लिया था। जो 2000 की चीज़ थी वो 8000 में 10,000 में दे रहे थे। तो चूंकि उस समय कोई गाइडलाइन नहीं थी, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, बिकॉज इसमें मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट टाइप नहीं कर सकते, बिकॉज मैन्युफैक्चरर बाहर देश से बाहर है, तो हमें डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर बहराइच का सीएमओ 2500 रुपए में बेचारा खरीदता है। बहराइच हमारे नॉर्थ यूपी का पिछड़ा हुआ जनपद, वहां का सीएमओ 2500 रुपए में खरीदता है और हमारी सरकारी संस्थाएं 10,000 15,000 तक खरीदती हैं। ब्रजेश जी, जो ये लूट है सर में मास्क मिलता था 15 से 20 रुपए में बिका था उस समय, तो वही कह रहा हूं। तो कैपिंग नहीं हुई थी ना, रेट को कैप करना चाहिए था गवर्नमेंट को, पॉलिसी निकालनी चाहिए थी, गाइडलाइंस निकालनी चाहिए थी कि ये स्पेसिफिकेशन है, एक कंपनी की ब्रांड है, अगर इन अरे जब गवर्नमेंट ही भ्रष्ट थी तो क्या करे, कैसे क्यों निकाले गाइडलाइन वो? ओके, आप बोलने दें डॉक्टर साहब को। अच्छा, आप बताइए कोरोना के क्या हालचाल हैं, क्या पोजीशन है? आज तो 7000 से ज्यादा केसेस यूपी में आ गए हैं। आप लोग क्या देख रहे हैं? नोएडा NCR में क्या चल रहा है? क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं? तो जैसा आप बार बार कहते थे अपने चैनल के माध्यम से कि लोगों के अंदर डर खत्म हो गया है, लोगों के अंदर भय खत्म हो गया है, लोग जो मानक है उनका पालन नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए, जो हैंड हाइजीन, जो मास्क लगाना चाहिए, वो सब नहीं लगा रहे हैं, इसलिए कोरोना का रेट फिर बढ़ गया है और दिल्ली और नोएडा NCR में केसेस बढ़ रहे हैं। अभी बेड्स की संख्या कम हो रही है। तो मैं फिर बता रहा हूँ आपके माध्यम से, सबको जागरूक होना चाहिए, सबको जागरूकता फैलानी चाहिए, बिकॉज अभी भी ये अगले 2-3 महीने अगर ठीक से हमने पालन नहीं किया तो ये संख्या और बड़ी परेशानी हो सकती है। जी, बीरेन जी आ गए हैं डिबेट में। भाई बीरेन जी, मैं तो हैरान हूँ, ये घपले घोटाले के कागजात जिस तरह से मेरे टेबल पर मेरे सामने फैले हुए हैं, ये मुझे बड़ा हैरान करते हैं, बड़ा विचलित करते हैं और ये दिखाते हैं कि कितना ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इस भ्रष्टाचार को किया गया। चाहे वो मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे ग्राम पंचायतें हो, नगर निकाय हो, नगर पंचायत हो, नगर निगम हो। और ये तो अभी सिर्फ एक घोटाला सामने आया है सामान खरीदने का, अभी तो न जाने और कोरोना काल के दौरान क्या क्या घपले घोटाले हुए हैं। बिल्कुल, देखिए बीजेपी की सरकार पर ये घोटाले बहुत बड़े दाग बनकर उभरे हैं और इनकी सफाई आसान नहीं होगी, कोई भी डिटर्जेंट पाउडर ये लगाएं, क्योंकि अब वक्त चुनाव का है उत्तर प्रदेश में आने वाले 1 साल में, और जनता के चूंकि ये जुड़ा मुद्दा है, गांव-गांव में जनता के पैसे की अगर बर्बादी और लूट हुई है तो जो थाली और ताली हमने अपने देश के कोरोना योद्धाओं के लिए बजाई थी, अब इन बेईमान और भ्रष्ट DM और DPRO के लिए भी बजानी पड़ेगी थाली और ताली एक बार, क्योंकि इनका सम्मान तो करना ही पड़ेगा। इन्होंने काम इतना महान किया है। हमारा युवा देश का बेरोजगारी से परेशान है। 5 करोड़ से ज्यादा कोरोना काल में नौकरियां जा चुकी हैं। जिनकी नौकरियां गई हैं उनके पास बच्चों के फीस देने तक के पैसे नहीं हैं। स्कूल फीस पूरी ले रहे हैं, अपने स्टाफ को तनख्वाह आधी दे रहे हैं, फिर भी सरकार मौन है। स्कूलों के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। लोगों को चूसा जा रहा है, निचोड़ा जा रहा है। अस्पतालों में, स्कूलों में, सरकारी योजनाओं में सैनिटाइजर, PPE किट, ऑक्सीमीटर, ये जनता के जीवन के उपकरण हैं और इनको लूट लिया कफन चोरों ने, जो इस देश में अपने आप को पहरेदार बताते हैं, जो इस देश के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेसी के अपने आप को कालर ऊंचा करके चलते हैं और बताते हैं कि हम ही सबसे बड़े ईमानदार हैं। ब्यूरोक्रेसी के अब्बा जी। एक अफसर ने कहा कि साहब घोटालों का दौर था, मैंने भी हाथ धो लिया और कमाई बहुत की, लेकिन ज्यादा नहीं कमा पाया, बदनामी ज्यादा हो गई। ऐसे भी लोग हैं जो पछता रहे हैं, कुछ चूक गए, क्योंकि माल बहुत आया था, पैसा
इस कोरोना काल में। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश के लोग ये जान ले कि रात भर गहरी नींद उसी को आती है जो दिन भर मेहनत से, ईमानदारी से काम करता है। बेईमानी से काम करने वाले चैन की नींद नहीं सो सकते, और इस देश की ना ये परंपरा है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, ये एसआईटी चल रही है ब्रजेश जी, देखिएगा आज समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हाई कोर्ट के जज से जांच हो। हमें उम्मीद है कि इसकी जांच सीबीआई से होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि ये मामला बहुत अपने बड़ा खिलाफ है। सीबीआई क्यों बिठाए गए ये लोग? ये तो दूसरों की सीबीआई बिठाते हैं ना, अपनी थोड़ी ना बिठाएंगे। आज नहीं तो कल बिठानी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। 58,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं इस प्रदेश में। ये फर्जी एसआईटी जो 3 अफसर बताएं, ये क्या सुपरमैन है? ये जो लाखों जनपदों में और लाखों जगहों पर जाके जांच कर लेंगे? ये कोई जांच नहीं करेंगे, लेकिन ये 4-6 गर्दन नापेंगे जरूर, छुटकों की। हाँ, लेकिन इससे कोई काम हल होने वाला नहीं है। देखिए, सरकार कोई मुगालते में ना रहे, क्योंकि अगर लहरें खामोश हैं तो ये देखकर ये मत समझिए कि समंदर में रवानी नहीं है। जिस दिन जनता उठेगी, तूफान बनकर उठेगी, बस उसने अभी उठने की ठानी नहीं है। अब जब चुनाव निकट आएगा तब समझ में आएगा। ये घोटाला क्या बीजेपी सरकार पर दाग है माना जाए? बिल्कुल दाग है। सरकार को साख बचाने के लिए मैंने कहा कोई भी डिटर्जेंट इसमें कमजोर पड़ जाएगा, फीका पड़ जाएगा, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी के जाल में उलझी हुई सरकार है, और ब्यूरोक्रेसी कोई भी जांच ठीक से होने नहीं देगी। आप देखिए ना कि उत्तर प्रदेश में थाने बिकते हैं कि नहीं बिकते। मणिलाल पाटीदार महोबा के एसपी ने किस तरह से लूट की वर्दी पहनकर, वो तो डाकू निकला एकदम, वो तो हत्या करवाता था। हत्या करवा के पैसे लेने वाले अफसर। और आप वो भी देख लीजिए इलाहाबाद वाले। प्रजातंत्र तब है जब अमीर लोग नहीं बल्कि गरीब लोग शासक होते हैं। हमारे यहाँ ये कहा गया है प्रजातंत्र के लिए। लेकिन ब्रजेश जी, अब ये लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि मेहनत करने से खाली गरीबी मिलती है और घोटाला करने से ही अमीरी आती है। तो अधिकारी तो बहुत पहले ही सब चीज को जान गए थे। तो आपको लगता है कि वो चेहरे बेनकाब होंगे जिन्होंने संगठित तौर पर ये हजारों करोड़ की लूट की है, डाका डाला है, बेईमानी की है, जनता का खून चूस लिया है, वो बेनकाब होंगे, बेईमान? देखिए, ब्यूरोक्रेट्स में आईपीएस को सजा मिल रही है लेकिन आईएएस को नहीं मिलती। आईएएस की जांच आईएएस अफसर ही करता है, वो उसको सजा नहीं देगा, कोई निकलने का रास्ता बना देगा। वो डीपीआरओ, सीडीओ, सीएमओ 2-4 यही गरीबों की गर्दन नपेंगे, ये मारे जाएंगे। तो ये हमेशा से होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। ओके जी। और जो योगी की सरकार, बीजेपी की सरकार ईमानदारी और भ्रष्टाचार का बड़ा दम्भ भरती थी, एक्सपोज हो गए, लेकिन इन अफसरों ने उसके मुंह पे कालिक लगा दी। ये अफसरों के नाते कुछ ऐसे अफसर हैं जो इतने दुलारे हो गए हैं, जो सरकार की पूरी साख को मटिया मेट करने में लगे हैं। ब्रजेश जी कहते हैं फोड़े का अगर वक्त पे रहते इलाज ना हो तो नासूर बन जाता है। किसी को इतना ना चाहो कि वो आपके लिए मुसीबत बन जाए। उन्हीं अफसरों की फोटो और पोस्टर लगा के हरीश जी वोट मांगने जाएंगे ना जनता के बीच। देखिए ना, जनता लोकतंत्र में हर चीज समझती है और वक्त आने पे जवाब देगी। जी बीरेन जी, कंक्लूड करें। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ के रूप में एक मुख्यमंत्री मिला था, लोगों को उम्मीद थी कि वो उत्तर प्रदेश के बेईमानों को, भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाएगा। उनकी कोशिश चाहे जितनी हो, लेकिन बेईमानी करने वाले माने नहीं, और बेईमानी करने वालों का दिल भी ऐसा है कि वो आसानी से मानता नहीं है। और सरकार उन पर काबू भी नहीं कर पाई। जी चलिए 4 लाइन कहूंगा, इस देश में जो सरकार आई थी उससे लोगों की क्या उम्मीदें थी और वो उम्मीदों पर कितना खरा उतरी है। कि घोटाले ही घोटाले हैं और लगे मुंह पे ताले हैं, हिंदू मुस्लिम के झालों में और चाय पकौड़ों के प्यालों में। और घबरा कर एक बुढ़िया बोली, सुना है चौकीदार है कोई, और काला धन भी वो ले आता, दुश्मन को वो मार भगाता। नेहरू से भी आगे निकला, वो गांधी को राह दिखाता। तेज चल रहा अब भारत, देखो बदल रहा है अब भारत। बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि छोटे छोटे मामलों पे, छोटे छोटे विषयों पे आप एफआईआर करवा देते हैं, एसटीएफ से जांच करा देते हैं। ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, संजय सिंह ने एक दिन सवाल कर उठा दिया तो उन पर 13 मुकदमे दर्ज करा दिए। यहाँ तो संगठित तरीके से पूरे प्रदेश को लूट लिया गया, एक भी एफआईआर नहीं। सर इतना भेदभाव क्यों? नहीं ब्रजेश जी, देखिए जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, एफआईआर भी होगी और जो भी मैक्सिमम सजा होगी वो भी होगी। और जो दीपक सिंघल जी सवाल खड़ा कर रहे थे और दो एक लोगों ने जो सवाल खड़े किए, देखिए ये अपने आप में जैसा कहा जा रहा है, जैसा तमाम लोग कह रहे हैं कि साहब ऑर्गेनाइज ढंग से किया गया है, क्या हुआ, ये तो अपने आप दिख रहा है। हरीश जी ये दिख रहा है कि संगठित अपराध है और संगठित भ्रष्टाचार है। मनोज आप जी का सिर्फ गीत गाएंगे कि आप जवाब देंगे? मनोज जी उनको बोल लेने दें, मैं आपको टाइम दूंगा। हम लोग बड़ा शिष्टाचार के साथ डिबेट करें, कृपया सहयोग करें। हरीश जी बोलिए आप। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो छिपने वाली है जी। और एक जिले में किस संस्था ने सप्लाई दिया और किस दर पे पेमेंट हुआ। हरीश जी मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि 75 जिले हैं सप्लाई के, 75 जिलों में एक एक एफआईआर दर्ज हो जाती, 75 एफआईआर उठा के आप एसआईटी को देते, वो इन्वेस्टिगेट करते। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना था। नहीं बिल्कुल होगी, लेकिन प्राइमा फेसी तो चीजें निकल के आवे है ना, सबूत है, ये लीजिए ना, मैं 500 सबूत देने को तैयार हूँ। वो ठीक है, 4 फाइलों भर सबूत है, मैं आपको कहिए भिजवा दूं, आप ही बात कर लो और करवा दो एफआईआर। सर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो फाइलें आप रेणुका कमार जी को पहुंचवा दीजिए। मैं क्यों पहुंचवा दूं हरीश जी, मैं क्यों पहुंचवा दूं? ये मेरा जॉब नहीं है कि मैं इन्वेस्टिगेशन करूं। या तो आप मुझे जांच की जिम्मेदारी दिला दें, मैं आपसे वादा करता हूं कि हफ्ते भर में बेनकाब करके जेल में डालने लायक पोजीशन खड़ा कर दूंगा। वादा हाथ उठा के कह रहा हूं, 1 हफ्ते के अंदर आप मुझे जांच दे दो, दिलवा दो जांच मुझे। आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं भेज दूंगा। अरे मैं पूरी फाइल भेज दूंगा हरीश जी आपको। बिल्कुल मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं भेज दूंगा। अच्छा, सारे गुनहगार इसलिए बचे हुए हैं कि उनके व्हाट्सएप पे वो कागज नहीं पहुंच पाए। 1 सेकंड रुक जाओ भाई वैभव जी। हाँ बोलिए हरीश जी। दूसरी बात यह है कि वैभव जी बहुत बोल रहे हैं, अपनी दिल्ली की सरकार की हालत देखें, अभी क्या क्या किया केजरीवाल ने, इनका अभी हरीश जी आप इनको धमका रहे हैं क्या वैभव जी को? क्या वैभव खिलाफ एफआईआर करना चाहते हैं? नहीं वैभव खिलाफ मैं एफआईआर नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन उनकी बात का जवाब दे रहा हूं जी। मैं ये कह रहा हूं कि सभी जिलों में किसने सप्लाई किया है, किन्होंने खरीदा, किस दर में भुगतान हुआ है, ये तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा। कैसे भुगतान हुआ होगा, कैसे थोड़े भुगतान हुआ होगा जी। तो किस कंपनी को भुगतान हुआ, कौन सप्लायर रहा। मेरा सिर्फ एक कंसर्न है हरीश जी, लोकल स्तर पे। करेक्ट, आई डू एग्री विद यू, आपकी सब बात से मैं सहमत। मेरा सिर्फ इतना कहने का तात्पर्य है, एफआईआर दर्ज कर लीजिए 75 जिलों में और फिर उसमें कुछ आईपीएस अफसर लीजिए, इन्वेस्टिगेट करिए। नहीं आप बिना एफआईआर कोई इन्वेस्टिगेशन इलीगल मानी जाती है। ब्रजेश जी आप ही बता रहे थे कि ब्रजेश बहराइच में 2500 में खरीदा गया जी, तो जहां लोगों ने ईमानदारी से काम किया है, क्या आप वहां भी एफआईआर दर्ज करवाएंगे? भाई जहां ईमानदारी आपको लगती वहां मत कराइए, लेकिन जहां प्राइमा फेसी बेईमानी स्पष्ट है वहां करा लीजिए। प्राइमा फेसी आने तो दीजिए। अच्छा मैं कहता हूँ 75 मत लिखो, लखनऊ में एक एफआईआर लिख लो, एक लिख लो। हमने कहा कि जहां भी होगा, लखनऊ एक नहीं, उत्तर प्रदेश भर में जहां जहां ये घोटाला हुआ होगा वहां वहां एफआईआर दर्ज होगी और वो लोग गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे, मुकदमे चलेंगे और पैसा वापस करेंगे जिन्होंने पब्लिक का पैसा लूटा। भाई संजय सिंह पे 13 एफआईआर लिख ली है, कोरोना घोटाले पे कम से कम 3 ही एफआईआर लिख लो। ये नहीं 13 एफआईआर लिखी जाएंगी, 13 उनके खिलाफ भी 13 एफआईआर लिखी जाएंगी। वैभव महेश्वरी होगा 75 लिखेंगे, कह रहे हैं एफआईआर लिखेंगे। हाँ ओके हरीश जी, वैभव जवाब दें। सर ये फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में बड़ी खूबी से खेल जाते हैं। जो आदमी नहीं, हरीश जी विद्वान व्यक्ति हैं और हम सब उनका बड़ा आदर करते हैं। मैं पूरी पार्टी की बात कर रहा हूँ, ये बड़े आराम से खेल देते हैं, लोगों को घुमा देते हैं, ये कला है, इसको मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हो क्या रहा है कि जो आदमी मात्र किसी घटना में किसी से मिलने जाता है, कोई मर्डर हो गया, एक पार्टी का सांसद वहां चला गया, पुलिस ने घेर लिया, इतने डर जाते हैं ये कि जाकर वहां पुलिस भेज देते हैं। आदमी जब कहता है कि इस देश में, इस प्रदेश में जातिवाद के आधार पर हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, घटनाएं हो रही हैं, उत्पीड़न किया जा रहा है, वो बोलने पर
FIR कायम कर दी जा रही है। मुझे लगता है कि अभी मैं यहाँ कुछ बोल के निकलूंगा, स्टूडियो से बाहर निकलूंगा, FIR कायम हो जाएगी। ये तो एंटिसिपेटेड FIR कर देते हैं, लेकिन जब घोटाले के कागजात सामने आ गए, पूरी काउंसिल इन्वॉल्व है, तमाम अधिकारी इन्वॉल्व है, तो कह रहे हैं अभी जांच होगी, सामने आप आएगा। क्या चाहते हो कि FIR दर्ज की कब होगा उसका कोई अनंत काल में जाके FIR करेंगे क्या? जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब FIR होगी क्या? जब वो अफसर रिटायर हो जाएंगे तब FIR होगी क्या? यानी प्लानिंग क्या है आपकी? तो क्या आपको कब लगता है ये करेंगे? बचा रहे हैं उनको? इसको तो इमीडिएटली आप FIR करिए। आप लोगों को बचा रहे हैं क्योंकि पूरा इन्वॉल्वमेंट है ऊपर से नीचे तक, इसलिए बचाया जा रहा है। ओके मनोज बातों से काका, दिख रहा है। FIR क्यों नहीं हो रही है भाई? FIR तो होनी चाहिए ना। अब देखो जिस दिन आप प्रदर्शन करने चंदौली जा रहे थे, बेचारा मनोज के घर कम से घर कम से सब निकलने नहीं 500 दिया गया। 500-600 पुलिस वालों ने आतंकवादियों की तरह मनोज का घर घेर लिया था। जबकि जब हमको मैं- फोन किया कि पुलिस हमारा घर घेरे, तो मैंने कहा कुछ अपराध करके आए हो क्या, मर्डर किया है? बोले नहीं, मैं केवल प्रदर्शन की बात कहा था, मेरा घर घेर लिया। सर ज्ञापन देने जा रहा था बस। बताइए। अब हरीश जी से मैं पूछना चाहूंगा, प्राइमा फेसिया की बात कर रहे हैं, अब कौन सा प्रथम दृष्टया आएगा? इतने सारे कागजात जब ब्रजेश सर आपको दिखा रहे हैं, तो उसके बरक्स आपको अब कौन सा प्राइमा फेसिया का उपचार चाहिए और क्या उसके लिए सबूत चाहिए? समाजवादी पार्टी की मांग है कि आप उसकी जांच उच्चतम न्यायालय के किसी सिटिंग जज से कराइए। और जो आपकी SIT है, भारतीय जनता पार्टी की SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की जो SIT है वो सेटलमेंट इन्वेस्टिगेशन टीम हो गई है। हर तरह के अपराध के, हर तरह के जुर्म को अब वो सेटल करती है। वो 10 दिन में सेटल करके दे देगी और हरीश भाई के जितने लोग होंगे, जिनकी कंपनियां होगी, जो डायरेक्टर होंगे, वो बच जाएंगे। और जैसा आपने कहा कि वो कुछ छोटे अपराधी होंगे, उन्हीं पे सारा आऊंगा का हरीश जी, सारा टाइम दूंगा दारोमदार आपको, प्लीज वेट डाल दिया जाएगा। ऑलराइट, सुरेंद्र राजपूत, आप तो क्या मैं चाहते हैं इनसे कि ये किस प्रकार की पूछना कार्रवाई चाहूंगा होनी कि आप चाहिए? FIR मुझे कब ऐसा लगता है कि इस तरह विपक्षी के मामलों नेताओं में पर तो FIR कराने CBI में अव्वल इन्वेस्टिगेशन रहते हैं। नीडेड उनके है घर पुलिस और भेज देते CBI हैं। इन्वेस्टिगेशन और ऐसे अपराधियों पर मामलों FIR कराने में बहुत में, पीछे ओके हैं। सुरेंद्र जी, ऐसे मामलों में CBI इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये जांच राज्य स्तर पर हुई तो प्रभावित करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं, जहां पर बड़ा मैसिव स्केल पर डिपार्टमेंट, शासन, प्रशासन, ग्राम पंचायतें इन्वॉल्व हों, वहां पर राज्य सरकार जांच कर पाएगी बेहतर तरीके से। मुझे थोड़ी उम्मीद कम लगती है। देखिए, राज्य सरकार तो जांच को खत्म करना चाहती है, इसीलिए बगैर FIR के उन्होंने अपने अफसरों को भेजा है। अफसर को बचाएगा, अफसर इनके कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के बचाएगा, अफसर उन सारी एजेंसीज को बचाएगा जिन लोगों ने सीमेंट की दुकान से या चाय की दुकान से वो जो सप्लाई किए हैं। और मैं आपको बताऊं ब्रजेश भाई कि मेरे पास अभी मिर्जापुर से और पता नहीं कहां से मैसेज आए हैं कि भैया एक चीज और कह दीजिए कि सैनिटाइजर के नाम पर और मास्क के नाम पर जितनी अरे सहारनपुर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग घटना है, सुन लीजिए। सहारनपुर की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुन लीजिए। वहां एक कंपनी है जिसने सप्लाई किया पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर, वो एक इंटर कॉलेज का पता देती है, और वो जब इंटर कॉलेज के पास हमारे लोग गए चेक करने, तो पता चला कि वो इंटर कॉलेज ही एग्जिस्ट नहीं करता, कंपनी की तो छोड़ दीजिए। अब आप देख लीजिए। अब ये सारे अब सबूत आपको हरीश एक भाई चीज को और सुपुर्द बताता हो हूं, जाए। अभी एक नया घोटाला और खुलेगा ब्रजेश भाई, एक नया घोटाला और खुलेगा, मैं आपसे बताऊं। वो जो नया घोटाला है वो आएगा। अब ये जो राहत कार्य में जो किचन चले थे ना बड़े बड़े, जिसमें दाल और चावल बने थे और रोटियां बनी थी, इनमें जो दालों की खरीद और चावल की खरीद और आटे की खरीद है, इसमें एक बड़ा नया घोटाला इससे भी बड़ा आने वाला है। इस चीज को देख लीजिएगा, आज हो चाहे कल हो और चाहे 2 महीने बाद हो और चाहे हमारी सरकार आने के बाद। नहीं, एक कलेक्टर को तो मैं जानता हूं, बहुत इतना बेईमान स्पष्ट था है, ये कि कंबल आपदा ओढ़ का करके सामान घी पी ट्रक रहे में हैं लाद के और अपने घर इनकी- पहुंचाया था। अरे खाली आपदा का सामान अपने घर में नहीं पहुंचाए हैं, पंजाब से FCI के गोडाउन से वो जो खराब और डिस्चार्ज अनाज है वो खरीद करके मिर्जापुर में इन लोगों ने जो सही वाला अनाज है वो इन्होंने बेच लिया। ऑलराइट, दीपक सिंघल साहब के पास आपको मैं बताऊं, और ये बात एक जगह से नहीं है, Alright, ये कई please, जगह से आई है और जांच चल रही है। ऑलराइट, ओके। इस तरीके के दीपक घोटाले सिंघल साहब, इन्होंने मुझे एक बात इतने बताइए ज्यादा सिंघल साहब। किए हैं कि मैं क्या बताऊं ऑलराइट, आपको। सिंघल साहब, ये पूरी आपका की बड़ा पूरी प्रशासनिक घोटालों की सरकार ओके, है। इस थैंक यू, सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिए और हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच। थैंक यू। ये CBI की जांच में नहीं मानेंगे, क्योंकि CBI तो इन्हीं की है। ओके, ऑलराइट। CBI का वैसे एक प्रोसेस होता है, अगर CBI FIR कर लेगी तो प्रोसेस फॉलो जरूर होता है। अब आपकी डिमांड है वो ठीक बात है, मैं
दीपक सिंघल साहब की तरफ रुख करना चाहता अरे हूं। कुछ नहीं सर, सीबीआई इस समय क्रिमिनलों को बचाने की एजेंसी हो गई है। भाई साहब, मुझे उनसे बात कर लेने अगर दें। भाजपा का भाई साहब, क्रिमिनल है तो बचेगा ओके। और दूसरा कोई है तो अरे फंसेगा। हो गया, बस अब उनको मौका दीजिए। दीपक सिंघल साहब, आपका बड़ा लंबा प्रशासनिक तजुर्बा है, 20-22 साल हम लोग को भी हो गया छोटा मोटा पत्रकारिता करते हुए। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि जब किसी चीज की एफआईआर दर्ज हो जाए उसके बाद आप उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके पहले उसका नाम इंक्वायरी होता है, अगर आप कोई पी दर्ज होती है या कोई कंप्लेंट होती है। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि कहीं कोई एफआईआर दर्ज है। तो जब आप एसआईटी बनाते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, तो कोई एक एफआईआर होनी चाहिए ना। या तो एसआईटी नाम बदल दो, ये फर्जी नाम है, और या तो फिर एफआईआर दर्ज करो। और वो भी एक्सपर्ट शामिल होने चाहिए, पुलिस अधिकारी शामिल होने चाहिए, पंचायती राज विभाग के लोग होने चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, प्रिक्योरमेंट्स के मामलों के एक्सपर्ट्स होने चाहिए। सिंघल साहब, ब्रजेश जी, आपने जो सही ये बात कही है कि इस तरह की कोई अगर टीम बनती है तो ये कोई प्रारंभिक जांच की समिति हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन टीम, तो इसको कहना मेरे हिसाब से लीगली उचित नहीं होगा। क्योंकि प्रारंभिक जांच करके जो तथ्य सामने आएंगे, उसकी जो रिकमेंडेशन होंगी, उसके आधार पर ही शासन स्तर पर, उच्चतम स्तर पर उसकी परीक्षण करके निर्णय लेकर उस पर जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्योंकि आपने स्वयं बताया कि इतना व्यापक इशू अगर ये है, तो कोई भी आईएएस अधिकारी 5-7 दिन में या 10 दिन में इस बात के लिए मतलब जो टेंडर से लेकर और प्रिक्योरमेंट से लेकर और सप्लायर तक की पूरी सिस्टम को नहीं देख सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल। प्रारंभिक जांच होकर ज़रूर सामने आ जाएगी। और ये निश्चित रूप से, जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर इतनी सीरियसनेस जो बात है, और खासकर कोरोना काल में अगर ऐसा बात उठी है जो शर्मनाक है, अगर ऐसा बात सामने उठी है, तो निश्चित रूप से इसमें देखिए, ऐसे समय में, खासकर विपदा के समय, अगर आप चीफ सेक्रेटरी होते और आपके समय इस तरह की घटना हुई होती, एकदम इमीडिएट, ऐसा बड़ा घोटाला हुआ होता, तो आप क्या करते? साहब, मैं तो देखिए, मैं ऐसे आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि सबसे बड़ी बात तो चीज़ है कि जो आपका सर्कुलर जो है, आपने स्वयं कहा कि मार्च में जब को प्रिक्योरमेंट होना है, मार्च अप्रैल में जब कोरोना शुरू हो गया है, तो उसमें गाइडलाइंस बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। टॉप लेवल ब्यूरोक्रेसी का काम है ये मार्ग निर्देश देना कि उस गाइडलाइंस को क्लैरिटी से। दूसरा, मैन्युफैक्चरर प्रिक्योरमेंट होना जरूरी है। अभी डॉक्टर साहब ने खुद कहा है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं ब्रजेश जी, आपको पूरा स्थिति समझ में आ जाएगी। इस देश में 35,000 40,000 करोड़ का लोकल मैन्युफैक्चरिंग होता है किसी भी फील्ड का, किट्स वगैरह में, और विदेशों से जो आता है उसको 20-20 गुना दाम से सामान पे यहाँ पे मार्केट होता है। डॉक्टर डी के गुप्ता खुद ही कह रहे हैं। अगर कोई चीज आती है 900 रुपए में, उसकी मार्केटिंग हो रही है, कोई यहाँ कोई प्रॉफिटियरिंग का कोई मानक ही नहीं है। हमने तो खुद इस बात को अभी कंज्यूमर सेक्रेटरी को, भारत सरकार को एक बार मैं लिखा था, हमारे संज्ञान में आया था कि भाई जो मार्केट करके तो आपको क्या लगता है कि तो इसकी जांच सीबीआई ठीक से कर पाएगी, या फिर इसके लिए कोई जुडिशियल कमेटी बनाई जाए, या फिर जो ये सो कॉल्ड फेक एसआईटी बनी हुई है, इसका एसआईटी नाम ही नहीं होना चाहिए? मैं तो इससे असहमत हूं, ये इलीगल नाम है एसआईटी। नहीं, उन्होंने अपने हिसाब से नाम तो ठीक रखा है एसआईटी का। मेरे हिसाब से मीनिंग जो इन्होंने बताया था वो ठीक है। इसका मीनिंग जो है ना, वो सेटलमेंट ऑफ इलीगल ट्रांजैक्शन है। वही काम एक हफ्ते में जल्दी से हो सकता है। डॉक्टर डी के गुप्ता, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में कोरोना को लेकर स्थितियां क्या होने वाली हैं उत्तर प्रदेश और देश भर में? मेरे डॉक्टर डी के गुप्ता, तो अभी कोरोना बढ़ेगा, अगले 2-3 महीने तक बढ़ेगा। कम से कम जो टायर 1 सिटीज हैं, टायर 2 सिटीज हैं, चूँकि अभी हम लोगों ने बिल्कुल डर नहीं है, और जो पॉपुलेशन इन्फेक्टेड हुई है, जितने सर्वे हुए हैं बड़े शहरों में भी, उसमें 20 से 30% इन्फेक्टेड हुई। 70% ऐसे लोग हैं जो कोरोना के शिकार हो सकते हैं, जो उनके नए जो हैं कोरोना के नए शिकार होंगे। तो इसलिए सबसे निवेदन यही है कि अपने घर रहें, बाहर कम निकलें, मास्क यूज करें, हैंड हाइजीन करें, अदरवाइज इन्फेक्शन के चांसेस पहले से और ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि पहले से कम जागरूक हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इसलिए प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से, अपने घर रखें और ज्यादा ध्यान, क्योंकि अब इस समय जो आ रहे इन्फेक्शन वो ज्यादातर बुजुर्गों में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े बुजुर्ग लोग थे जब तक बंद थे वो उन्होंने बाहर निकलना शुरू कर दिया। ऑलराइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। भाई सुरेंद्र राजपूत जी, अगर इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो जाए तो आपको क्या आपत्ति है, कांग्रेस को क्या आपत्ति है? देखिए, मैंने कहा ना कि सीबीआई इंक्वायरी तो भाई मोदी जी योगी जी की इंक्वायरी करेंगे क्या? अमित शाह साहब योगी जी की इंक्वायरी करेंगे क्या?
आप देखिए ना, हाई कोर्ट के जज से या सुप्रीम कोर्ट ओके, के हरीशचंद्र जज से, श्रीवास्तव जी, इसका वॉल्यूम इतना देखिए बड़ा क्या है कि निष्पक्षता एक-एक दिखाने के गांव-गांव लिए कार्यकर्ता को और इन्होंने न्याय ट्रांसपेरेंसी आत्मनिर्भर दिखाने बनाने के की लिए कोशिश की है। इसकी जांच ये सीबीआई से कराई जानी बेईमानों की चाहिए। सरकार है हरीशचंद्र और श्रीवास्तव बेईमानी जी, से आत्मनिर्भर Alright, बना रहे हैं अपने हरीश जी, कार्यकर्ता को। आपको सीबीआई से जांच कराने में क्या एतराज है? अगर आप क्लीन, आपको लगता है कि आप बेदाग हैं, आप सीबीआई को लेटर भेजिए कि इसकी जांच करें। नहीं, इसके लिए जो जिस भी एजेंसी की जरूरत होगी जांच की, वो एजेंसी उसके लिए जांच के लिए लगाई जाएगी। ये इसमें किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सर वो तो डायलॉग हो गया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये तो हर घटना के बाद कहा जाता है। मैं कहता हूं आगे आइए, अपनी हरीश जी, निष्पक्षता आज तक दिखाइए, नहीं, आप अपनी दोषियों को न्यायप्रियता पकड़ा है, ये बता दिखाइए दीजिए। और सीबीआई सारी इंक्वायरी SIT ऑर्डर कर में दीजिए। एक चीज मुझे आप बता दीजिए कि क्या कोई अब तक योगी सरकार में कितनी एसआईटी में कितने दोषियों को पकड़ा गया आदरणीय हरीश जी? अरे, आप तो एक विद्वान सीबीआई को के बताइए। मुलजिम आप आपके यहाँ बताइए बैठे कितनी हुए हैं। SIT बनी मैं है? 10 अफसरों के नाम SIT गिनाऊं? का- हरीश जी, हरीश जी, बताइए। 10 अफसरों के नाम गिनाऊं जो बेईमान है, जिन पर सीबीआई जांच चल रही है, जो सीबीआई के मुलजिम है, पूछताछ कर चुके हैं और आपने उनको महत्वपूर्ण ओहदों पर बिठाया। मैं अब भी नाम गिना सकता हूं, देखिए, अब भी नाम गिना दूंगा। अगर किसी के खिलाफ टाइम पोस्टिंग दी है उन्हें। नहीं, जिसके खिलाफ कोई मामला तय हो गया हो, ओहो, और उसको अब कंडीशन आ गई, अब कंडीशन आ कंडीशन गई की बात है। कि अब चार्जशीट होनी कंडीशन चाहिए। की बात। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी, ये मैं कागज मैं आप कंडीशन तक की पहुंचाऊंगा। बात- मैं कंडीशन हरीश जी, की ये बात- कागज मैं आप तक पहुंचाऊंगा और आप इसको उम्मीद है एसआईटी को पूछेंगे। ये भ्रष्टाचार के जीवंत प्रमाण हैं, ये कुछ ही जिलों के हैं जो मेरे पास हैं। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के बाद जो देख रहे होंगे दर्शक, वो भी कागज पहुंचाएंगे। ये भ्रष्टाचार के जीवंत प्रमाण, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए लूट लिए गए जनता के गाढ़ी कमाई पे कोरोना काल के दौरान। हैरानी की वाली बात, न भ्रष्टाचार न गुंडाराज। अब की बार फलाने की सरकार, गुंडाराज का हाल तो आप देख ही रहे हो, भ्रष्टाचार के कागज ये हैं। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखना, कोरोना बहुत तेज फैला हुआ है।